हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने जो चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, उसको आज हम लोग कंटिन्यू वापस से करते हैं। पीछे क्लास में हमने बैक्टीरिया के बारे में देख लिया था, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और जो कुछ रिलेटेड टर्म्स होते हैं उसके बारे में देख लिया था। अब इससे आगे हम लोग स्टडी करना शुरू करते हैं। तो बेसिकली जो हमने ग्रुप्स पढ़ा था वो बेसिकली 4 ही ग्रुप्स पढ़ा थे। एक पढ़ा था हमने बैक्टीरिया के बारे में, फंगाई के बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में, एल्गाई के बारे में। तो जो वायरसेस होते हैं, वायरसेस को हम अलग से स्टडी करते हैं, उसको किसी ग्रुप में हम स्टडी नहीं करते हैं। तो इसलिए आज हम वायरस के बारे में देख रहे हैं। तो देखिए, वायरस कहते किसको? वायरसेस आर वेरी स्मॉल दैट इन्फेक्ट एनिमल्स, प्लांट, बैक्टीरिया एक्सेट्रा एंड मेक देम सिक। ये जो वायरस होते हैं, वायरस पे क्या होते हैं, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, तभी तो हम इनको स्टडी कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि किसी होस्ट सेल में रहते हैं और होस्ट सेल में रहने के बाद उनको ही सिक करते हैं, मीन्स उनको ही हार्म पहुंचाते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं वायरस, जो कि किसी जो होस्ट है वो कोई ह्यूमन बींग्स भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, यहाँ तक कि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या वायरस जो है वो जिंदा होते हैं एटमॉस्फेयर में या फिर वो नॉन लिविंग थिंग्स में होते हैं। तो साइंटिस्टों का ये कहना है कि जो वायरसेस होते हैं वो चूँकि एटमॉस्फेयर में अपने नंबर्स जो उनके होते हैं वो रिप्रोडक्शन वगैरह नहीं करते हैं, इस कारण से वो जब एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो उनको हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के रूप में एज्यूम करते हैं। लेकिन जैसे ही वो किसी होस्ट सेल में आ जाते हैं तो होस्ट सेल में आने के बाद वो क्या करने लगते हैं, अपने रिप्रोडक्शन को स्टार्ट कर देते हैं, अपने नंबर को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इस कारण से उसको हम होस्ट सेल में लिविंग थिंग्स बोलते हैं। ठीक है, मीन्स जो वायरसेस होते हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों रूप में रहते हैं। अब इसको आगे हम देखते हैं कि वायरस, जैसे मैं बैक्टीरिया का कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखा था, तो ठीक इसी तरीके से हम लोग वायरसेस का भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो देखते हैं वायरस का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है दे आर इनएक्टिव व्हेन आउटसाइड द होस्ट सेल बट एक्टिव इन होस्ट सेल। मीन्स जब ये होस्ट सेल के बाहर रहते हैं तब ये बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहते हैं, लेकिन जैसे ही किसी होस्ट सेल में एंटर करते हैं तो एंटर करते ही वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन वगैरह करना शुरू करते हैं, मीन्स वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है? दे हैव नो न्यूक्लियस, उनके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। थर्ड है दे डू नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज सेल स्ट्रक्चर, उनके पास कोई ऑर्गेनाइज्ड सेल स्ट्रक्चर भी नहीं होता है। नेक्स्ट है दे आर कवर्ड विद अ प्रोटेक्टिव कोट ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कैप्सिड। ये जो वायरसेस होते हैं ये काफ़ी चालाक होते हैं। ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जब ये जो वायरसेस होते हैं, वायरसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है एक कोट होता है, एक कवर होता है, जिसको हम, जो कि प्रोटीन का बना होता है और उसको हम लोग कैप्सिड के नेम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई आर वायरसेस बैड। जैसे हमने बैक्टीरिया में देखा था तो कुछ बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस होते थे वो हमारे लिए यूजफुल होते थे, लेकिन जो वायरसेस हैं वो बैड ही क्यों होते हैं? ये बैड क्यों होते हैं, इसका आंसर हम देखते हैं। देखिए, when viruses enter a host cell and begins to multiply and make the host cell sick। ये क्या करते हैं, जैसे ही किसी होस्ट सेल में एंटर होते हैं, एंटर होने के साथ ही ये क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और जैसे ही ये एक्टिव होते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने नंबर्स में इंक्रीजमेंट शुरू कर देते हैं। और जैसे ही इनके नंबर में इंक्रीजमेंट होना शुरू होता है तो ये होस्ट सेल को क्या करते जाते हैं, सिक करते जाते हैं। इस कारण से जो वायरसेस होते हैं उसको हम लोग बैड बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो वायरसेस होते हैं, यहाँ तक तो हमने देखा वायरस क्या होते हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं,
साथ ही साथ हमने देखा कि ये वायरसेस बैड क्यों होते हैं, ये अलाइव होते हैं या नहीं होते हैं, इसके बारे में देखा। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो वायरसेस बैड है मीन्स ये स्प्रेड कैसे होते हैं, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किस किस वे से जा सकते हैं, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। वायरसेस आर वेरी स्मॉल एंड लाइट वेट, दे स्प्रेड थ्रू द एयर वाटर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय इंसेक्ट बाइट्स बैड फूड एक्सेट्रा। ये जो होते हैं वायरसेस वो एयर से भी हमारे अंदर आ सकते हैं, वाटर के थ्रू भी हमारे अंदर आ सकते हैं। कोई इंसेक्ट होते हैं जब वो हमारे बॉडी पे बैठने के बाद जब वो बाइट कर जाते हैं तो भी वो वायरसेस को हमारे अंदर डाल सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि कोई पर्सन किसी वायरस डिजीज से इन्फेक्टेड है और उसके एटमॉस्फेयर में हम चले जाते हैं या उसके आसपास जाके जब हम बात करते हैं तो उसकी जो स्नीजिंग वगैरह होती है, स्नीजिंग के जो ड्रॉपलेट्स वगैरह होते हैं उसके कारण से भी वायरस हमारे अंदर एंटर हो सकते हैं। तो ये था कि वायरस जो है वो स्प्रेड कैसे कैसे हो सकता है। अब आगे देखते हैं कि ये जो वायरस होते हैं उसको हम लोग लिंक बोलते हैं किसके किसके बीच का, नॉन लिविंग एंड लिविंग का। क्योंकि हमने शुरू में देखा था लेक्चर में कि ये जो वायरसेस होते हैं वो जब एटमॉस्फेयर में रहते हैं मीन्स होस्ट सेल से जब बाहर रहते हैं तो वो नॉन लिविंग थिंग्स में रहते हैं, लेकिन जैसे ही होस्ट सेल के अंदर आ जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, लिविंग थिंग्स हो जाते हैं। इस कारण से इसको जो है नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का जो लिंक होता है, जोड़ने वाला जो होता है वो माना जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके कुछ कुछ एग्जाम्पल। जो वायरसेस होते हैं, वायरस जैसे रेबीज वायरस हो गए, पोलियो वायरस हो गए, तो ये वायरसेस के कुछ एग्जाम्पल हैं। अब इन्फ्लुएंजा, रेबीज, पोलियो, चिकन पॉक्स, मिसलेस, हेपेटाइटिस ए एक्सेट्रा डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस। मतलब ये जो इन्फ्लुएंजा हो गए, रेबीज हो गए, पोलियो हो गए, चिकन पॉक्स हो गए, मीजल्स हो गए, हेपेटाइटिस ए हो गए और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे डिजीज हैं जो वायरसेस के द्वारा कॉज किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे बुक में जो है एक मैमल जो वायरस होते हैं उसके बारे में दिखाया गया है बुक में स्ट्रक्चर। तो इसके स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर के जो सबसे अंदर होता है वो होता है न्यूक्लिक एसिड। स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर का जो सबसे अंदर इनर पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लिक एसिड, जो कि डीएनए और आरएनए से मिलके बना होता है। अब ये जो डीएनए क्या होता है, ये जो होता है डबल स्ट्रैंड होता है। मीन्स जैसे ये एक धागा, हम मान लेते हैं कि ये एक धागा होता है ऐसा और उसमें एक और ऐसे करके मिल जाता है, तो ये हो गया हमारा पहला और ये हो गया दूसरा। मीन्स जो डबल स्ट्रैंड से मिलके बना हुआ होता है वो होता है डीएनए, और जो सिंगल स्ट्रैंड से मिलके बना हुआ होता है वो होता है आरएनए। जैसे कि यहाँ पे पिक में दिखाया गया, ये है डीएनए क्योंकि ये डबल स्ट्रैंड से मिलके बना है और ये सिंगल स्ट्रैंड से मिलके बना है, मतलब ये क्या है, आरएनए का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये वाला वो किस किस से मिलके बना होता है, या तो वो डीएनए से बना हो सकता है या फिर आरएनए से बना हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इससे जैसे ही हम बाहर आते हैं तो यहाँ पे हमको जो है एक प्रोटेक्ट कोट दिखता है जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा था। ये जो प्रोटेक्ट कोट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं कैप्सिड। ये वाला जो पोर्शन होता है इसी को क्या बोलते हैं, कैप्सिड, जिसको प्रोटीन कोट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इससे जैसे ही बाहर आते हैं तो हमको मिलता है एक और मेम्ब्रेन। क्या मिलता है, एक और मेम्ब्रेन मिलता है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको, और उसका नाम है इनवेलप। ठीक है, जैसे हम लोग कोई सा लेटर होता है, लेटर लिखते हैं, लेटर लिखने के बाद उसको क्या करते हैं, जो हमारा एनवेलप होता है उसके अंदर डाल देते हैं, मीन्स एक एक्सटर्नल कवर चढ़ाते हैं। तो ठीक इसी तरीके से जो वायरसेस होते हैं उस पर भी एक एक्सटर्नल कवर होता है जिसको बोलते हैं इनवेलप। ये एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, एक्सटर्नल कवर है जो कि कुछ कुछ वायरसेस में ही पाए जाते हैं। ये जो इनवेलप होते हैं वो प्रत्येक वायरस में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था वायरसेस के स्ट्रक्चर। और एक जो है या कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, तो ये और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, स्पाइक्स बनाते हैं। तो ये थे वायरसेस के बारे में। आगे हम जो हमने पढ़ा था पार्ट उसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं।
हमने वायरस के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में देख लिया। अब हम लोग देखते हैं फंगाई के बारे में। अब ये फंगाई क्या होता है इसको देखते हैं। दे आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म बट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। जो फंगाई होते हैं वो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो प्लांट के जैसे दिखते तो हैं लेकिन उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। अब क्लोरोफिल नहीं है मतलब वो खुद का जो फूड है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये पाए कहाँ जाते हैं, मीन्स इसका हैबिटेट कहाँ होता है। दे ग्रो आवर फूड, लिव इन फ्रूट जूस, लेदर गोड्स एक्सेट्रा। ये जो है हमारे बिंग में पेपर पे पाए जा सकते हैं, जो हमारे लेदर्स के गुड्स होते हैं उस पे पाए जा सकते हैं। साथ ही साथ ये जो है फ्रूट के जूस में भी पाए जा सकते हैं। जो हमारा फूड है उसके ऊपर भी ये ग्रो हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए जैसे अब ये हमारे फूड पे कैसे मिलता है। जैसे हम लोग ब्रेड देखते हैं, ब्रेड जब 3-4 दिन तक रख देते हैं, रख देने के बाद उस पे से ना हमको कुछ कुछ ब्राउन कलर का या वाइट कलर का कुछ देखने को मिलता है, जिसको हम लोग सिंपल से वे में बोलते हैं फुफुंद। एक्चुअल में वो जो होता है वो एक फंगाई ही होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से देखते हैं कि जितने भी स्वीट्स होते हैं उसके ऊपर भी यदि हम उसको कुछ टाइम तक रख देते हैं तो उससे स्मेल आने शुरू हो जाते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि उस पर जो है जो फंगाई होते हैं वो ग्रो कर चुके होते हैं। ठीक है, अब इसको आगे और देखते हैं। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जो बेसिकली टाइप्स होते हैं वो 4 टाइप्स होते हैं। वो देखिए, पहला है ईस्ट जो कि यूनिसेल्युलर होता है। दूसरा है मिल्ड्यू जो कि यूनिसेल्युलर होता है। थर्ड है मोल्ड जो कि मल्टी सेल्युलर होता है। फोर्थ है मशरूम जो कि मल्टी सेल्युलर होता है। तो ये जो ईस्ट हो गए, मिल्ड्यू हो गए, मोल्ड हो गए, मशरूम हो गए, ये सब जो है फंगाई के एग्जाम्पल है। मतलब यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन क्या निकलता है, जो फंगाई है वो यूनिसेल्युलर भी है और मल्टी सेल्युलर भी होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो फंगाई है, फंगाई के पास उसका जो है सेल वॉल भी होता है, साथ ही साथ उसके पास न्यूक्लियस भी होता है। फंगाई के पास सेल वॉल भी होता है और उसके पास न्यूक्लियस भी होता है। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, जो फंगाई होता है, फंगाई के पास जो प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं लेकिन उसके पास लैक ऑफ क्लोरोफिल होता है। ये बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमको कुछ यूनिसेल्युलर देखने को मिलते हैं तो कुछ मल्टी सेल्युलर देखने को मिलते हैं। ये हमारे फूड पे ग्रो कर सकते हैं, फ्रूट के जूस पे ग्रो कर सकते हैं, जो लेदर वाले गुड्स होते हैं उस पे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो होते हैं इसके पास सेल वॉल भी होता है और न्यूक्लियस भी होता है। अब ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली और ये जो है इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो देखते हैं इम्पॉर्टेंट किस किस तरीके से होते हैं। सबसे पहला पॉइंट दे रखा है सॉइल फर्टिलिटी। ये जो फंगाई होते हैं, फंगाई सॉइल को फर्टाइल बनाने में भी हेल्प करते हैं। मतलब सॉइल का जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको इंक्रीज करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, उसका जो फर्टिलिटी होता है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है N2 फिक्सेशन। N2 यहाँ पे हो गया नाइट्रोजन। मतलब ये जो फंगाई होते हैं वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी करते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन जो होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, उसका हम बेसिकली यूज कर नहीं सकते हैं, लेकिन उसको यूज लाइक बनाना होता है। क्योंकि जो हम लोग प्रोटीन्स वगैरह खाते हैं वो नाइट्रोजन से ही बनते हैं, तो प्रोटीन का बनना तो ज़रूरी है। तो ये जो नाइट्रोजन होते हैं या तो वो बैक्टीरिया या फिर फंगाई वगैरह के द्वारा ये एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब किए जाते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद सॉइल में उसको फिक्स कर दिया जाता है, मीन्स उसको मिला दिया जाता है। ठीक है, तो वो भी फंगाई के द्वारा भी किया जाता है। तो उसमें से एक फंगाई का नाम है रोडोटोरुला। ठीक है, क्या है? रोडोटोरुला। रोडोटोरुला एक फंगाई है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है समझ में आ गया? जो हमारा एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है उसको सॉइल में फिक्स करना। ठीक है, नेक्स्ट है इन मेडिसिन। मेडिसिन में भी इसका यूज होता है। मेडिसिन में इसका क्या यूज होता है? जो हम लोग पेनिसिलियम बोलते हैं, पेनिसिलियम जो कि एक फंगाई है, उससे बनता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नाम का जो मेडिसिन है वो पेनिसिलियम नाम के फंगाई से बनता है। ठीक है,
तो ये मेडिसिन के रूप में भी काम आता है। अब देखते हैं फूड। अब फूड में कैसे काम आता है, हमने यहाँ पे पढ़ा था ईस्ट के बारे में। किसके बारे में? ईस्ट के बारे में। ये जो ईस्ट है, ईस्ट जो हम लोग ब्रेड वगैरह खाते हैं वो हमको काफ़ी ज़्यादा स्पंज दिखता है, केक को भी स्पंज दिखता है। जो हम लोग मसाला डोसा इडली वगैरह खाते हैं वो जो उतना ज़्यादा स्पंज बन पाता है वो बन पाता है सिर्फ और सिर्फ ईस्ट के गुणों के कारण से। तो ये जो ब्रेड होते हैं, केक होते हैं, इडली डोसा वगैरह जो बनाते हैं हम, उसको बनने में हेल्प कौन करता है? ईस्ट। तो इसलिए जो ईस्ट है वो फूड में भी हेल्पफुल हो गया। नेक्स्ट है विटामिन सिंथेसाइज में। ये जो है विटामिन B12, विटामिन 2, विटामिन डी, ये सिंथेसाइज करते हैं। फंगाई के द्वारा विटामिन भी सिंथेसाइज किया जा सकता है। तो ये थे इसके कुछ कुछ इम्पॉर्टेंस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं, वो है हमारा एल्गाई। क्या है नेक्स्ट? एल्गाई। अब एल्गाई के बारे में देखते हैं। दे आर एज अबोडेंट एज ग्रास। ये जो है ग्रास के रूप में अबोडेंट होते हैं। देयर साइज रेंज फ्रॉम 1 माइक्रोन टू 50 माइक्रोन। इनका जो साइज होता है वो कितने से कितने के बीच होता है? 1 माइक्रोन से 50 माइक्रोन के बीच होता है। ठीक है। Cells of algae contain chlorophyll and they are photosynthetic। अब क्या होता है, चूंकि ये जो होते हैं ग्रास से एविडेंट होते हैं तो अब ये जो ग्रास होते हैं, ग्रास के पास जो हरे ग्रीन कलर के ग्रास होते हैं उसके पास तो क्लोरोफिल होता है। मीन्स ये जो ग्रास एविडेंट है मीन्स इसके पास भी क्या होगा? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। अब क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो ये क्या कर पाएंगे? फोटोसिंथेटिक कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए ये क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट दे फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर। ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, साथ ही साथ जो मरीन वाटर मीन साल्टी वाटर होते हैं उसमें भी ये पाए जाते हैं। द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स मरीन एल्गी कॉल्ड सीवीड्स। जो सबसे बड़े और सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो एल्गी पाए जाते हैं वो मरीन एल्गी होते हैं, जिनको हम लोग सीवीड्स की नेम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इसको देखते हैं। क्लेमाइडोमोनास, डायएटम्स, क्लोरेला, ये कुछ एग्जाम्पल हैं एल्गी के। इसमें ये जो क्लेमाइडोमोनास और डायएटम्स हैं ये हमारे यूनिसेलुलर हैं, और ये जो कॉलेरा है ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ठीक है, और ये जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है ये प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स में भी काफ़ी धनी होता है। मतलब इसमें जो है प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एल्गाई कंटेन सेल वॉल एंड न्यूक्लियस। ये जो है सेल वॉल को भी कंटेन करते हैं, साथ ही साथ इसके पास न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा? वायरस के बारे में पढ़ा, फंगाई के बारे में पढ़ा, एल्गी के बारे में पढ़ा, इसके पीछे हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया है। तो इससे आगे जो है वो हम नेक्स्ट जो है हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इतने के लिए बाय एंड टेक केयर। ये देखिए, ये है ईस्ट की पिक्चर। ये जब ब्रेड ख़राब हो जाता है उस टाइम की, और ये पिक है उस टाइम की जो बेकरी में ईस्ट यूज किए जाते हैं। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज़म मशरूम को। ये देखिए कुछ इस तरीके का मशरूम होते हैं जो हम अपने आसपास भी देख सकते हैं। और ये देखिए आप फार्मिंग ऑफ मशरूम कैसे की जाती है। इस तरीके से मशरूम की खेती होती है। अब हम पिक देखते हैं मॉल्ड की। ये है मिल्ड्यू। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एल्गाई की पिक। ये देखिए ऐसा कुछ होता है माइक्रोस्कोप में जो देखा गया। क्लेमाइडोमोनास कुछ इस तरीके का होता है। ये डायएटम्स की पिक है। एंड ये कॉलेरा है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ये तीनों के तीनों जो क्लेमाइडोमोनास हैं, डायएटम्स हैं एंड कॉलेरा हैं, ये तीनों के तीनों यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं। ठीक है।